गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक की एक पाठ भेजा है। इसे पाठ क्यों कहें? यात्रा वृत्त ये कहलाता है। शब्द अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। मेरी अंडमान यात्रा किस प्रकार की विधा है, प्रश्न पूछा जाएगा। पर्याय के रूप में निबंध, एकांकी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्त ऐसे ऑप्शन होंगे। सही पर्याय चुनकर उत्तर लिखना है। सही पर्याय होगा यात्रा वृत्त। इसी से मिलजुल कर दूसरा भी प्रश्न होगा कि मेरी अंडमान यात्रा के लेखक कौन है? विजय कुमार संदेश। तो विजय कुमार संदेश लिखित यह यात्रावृत्त नामक पाठ, जिसका नाम है मेरी अंडमान यात्रा, जिस प्रकार आप बचपन से लेकर कल तक अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने फिरने पर्यटन के लिए गए होंगे, हो सकता है भविष्य में जाएंगे, लेकिन जिस किस स्थल पर आप जाएंगे वहां से घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती इतना ही करना है। हाँ, यह सब तो करना ही है, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद उस स्थल पर आपने क्या देखा, उसकी ऐतिहासिकता क्या, उसकी भौगोलिकता क्या, उस प्रदेश की विशेषताएं क्या है, वहां का लोक संगीत, लोक नृत्य, लोगों की रहन सहन, उसके आचार विचार, यात्रा पूरी होने के बाद अगर आप लिख कर रखेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप भी विजय कुमार संदेश के जैसे लेखक साहित्यकार बनने की संभावना जरूर बनती है। इस यात्रा वृत्त में लेखक ने किया भी तो क्या किया, ऐसे ही वो घूमने फिरने के लिए अंडमान गए और वहां से आने के बाद उन्होंने जो जो देखा वो लिखा, और वो लिखा हुआ ये पाठ आपको अभ्यास के लिए है। आपको उसे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे परीक्षा देनी नहीं है, आपको परीक्षा देनी है। लेकिन मेरी भी परीक्षा है, मैं आपको कितनी अच्छी तरह से ये पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया तो आप परीक्षा में अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। खैर, चलिएगा, मेरी अंडमान यात्रा। अंडमान निकोबार दादरा हवेली, आज कश्मीर, तिब्बत, सॉरी लद्दाख, ये हमारे भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश है, और इन्हीं में से अंडमान नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, हमारा देश एक संघ राज्य पद्धति को अपनाता है। इसमें राज्य और केंद्र होता है। केंद्र दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो संपूर्ण देश पर शासन करती है, और इस केंद्र सरकार के अधिपत्य में कई राज्य आते हैं। इन राज्यों में जैसे महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये राज्य, और इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और इन्हीं में से केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान। अंडमान करीबन 572 बेटों का एक समूह है। बेट, ऐसे 572 बेटों का यह एक समूह है, और जिसको नाम दिया है अंडमान निकोबार। हिंद महासागर की गोद में बसा हुआ यह एक ऐसा भूखंड है जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर, निसर्ग की शोभा को लेकर हमारे मन को आह्लादित और
प्रसादित करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेखक कहते हैं, मैंने 2 बार अंडमान की यात्रा की। एक ही जगह देखने के लिए 2-2 बार जाना, आपको लगेगा लेखक के जेब में पैसे ज्यादा हुए होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है कि उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार देखने से भी मन नहीं भरता। और विशेषतः आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर कश्मीर को देखिएगा। कश्मीर इस धरती की जन्नत है, स्वर्ग है। मुझे एक ही बार इस कश्मीर को देखने का मौका मिला, लेकिन कहते हैं कश्मीर को एक नहीं, कम से कम 3 बार देखना है। एक गर्मी के मौसम में, दूसरा बरसात के मौसम में, और तीसरा सर्दी के मौसम में। ये तीनों मौसम में कश्मीर का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो अपनी जान हथेली पर रखकर कभी मौका मिले तो जरूर कश्मीर की यात्रा कीजिएगा। चलिए हम अंडमान की यात्रा पर आते हैं। लेखक ने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया, और ऐसा क्या देखा कि जो वे आप जैसे छात्रों और पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने 2 बार अंडमान की यात्रा की। एक बार जब वो गए तो जलयान से गए, शिप जहाज में बैठकर गए। उस जहाज का नाम भी लेखक ने लिखा है, अकबर नामक शिप से वह गए, और उन्हें यात्रा करने में 2 दिन और 2 रातें लगी। 2 दिन और 2 रातों की इतना समय की यह यात्रा रही। अकबर नाम का जहाज था, लेकिन मैं पहली बार समुद्र लंघन करके जा रहा था, समुद्र को लांघ कर। समुद्र से यात्रा करना एक अलग अनुभव होता है दोस्तों। यहां जब जाएंगे तब आप जाइएगा, लेकिन कम से कम समुद्र से यात्रा करना है तो गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के मांडवा तक समुद्र की यात्रा कर सकते हैं। एक अनोखा अनुभव आपको प्राप्त होगा। कई दिन पहले समुद्र लांघना हमारी वेदों में शाप कहा गया था कि कोई समुद्र लांघ कर यात्रा करेगा तो उसे ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये पापी हो गया। उन दिनों के ख्यालात थे, उन दिनों के विचार थे। खैर, समय के साथ, काल के साथ विचारों में कितना बदलाव आता है ये आपने देखा होगा। आज हर कोई उठता है और समुद्र को लांघकर इस तरह से विदेशों की यात्रा करता है। उन दिनों समुद्र को लांघकर जाना, विदेशों की यात्रा करना, यहाँ पाप समझा जाता था। लेखक ने पहली बार समुद्र की यात्रा की। लेखक को बहुत अच्छा अनुभव आया, क्योंकि समुद्र के पानी के ऊपर की सतह पर ऐसी कई छोटी छोटी बिजलियां, कई ऐसी मछलियां पानी में तैरती नहीं, पानी में उड़ती हुई लेखक महसूस करते हैं। मछली कभी हवा में, आसमान में उड़ती नहीं, पानी में तैरती है, लेकिन वो छोटी छोटी मछलियां, लेखक को लगने लगा कि वो पानी जैसे आसमान में उड़ रही है। देखिए, एक अनोखी बात पहली बार हमने यहां सुनी कि मछलियां उड़ती है, लेकिन आसमान में नहीं, समुद्र के ऊपरी सतह के पानी पर। तो ये पहली बार हमने पढ़ा है, पहली बार हमने सुना है। पहली यात्रा की 1995 में, दूसरी यात्रा की 2016 में। पहली यात्रा इस तरह से समुद्री जहाज से की, उसका नाम अकबर था, उसे 2 दिन 2 रातें लगी। दूसरी बार जब 2016 में वो अंडमान को गए, तब वहां समुद्री जहाज से नहीं गए तो हवाई जहाज से गए। आपकी भाषा में एरोप्लेन से गए, यान से गए, विमान से गए। कितना समय लगा, ज्यादा या कम? सिर्फ 2 घंटे में
सपनों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। 2 घंटे में वे अंडमान पहुंचे। प्रश्न पूछा जाने की संभावना है, लेखक को हवाई जहाज से जाने में कितना समय लगा? ऑप्शन हो गए 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे। सही पर्याय होगा 2 घंटे। और वही यात्रा करने में समुद्री जहाज से लेखक को कितना समय लगा? 2 दिन 2 रातें। कभी 4 दिन 4 रातें पर्याय होगा, 3 दिन 3 रातें, 1 दिन 1 रात। तो सही पर्याय चुनना होगा आपको परीक्षा में 2 दिन 2 रातें। हवाई जहाज समुद्री जहाज का नाम क्या था? अकबर था, शाहजहां था, शिवाजी था, संभाजी था। जवाब सही होगा अकबर। तो इस तरह से इन छोटी मोटी बातों पर आप इस तरह से अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ताकि इस तरह से आपको परीक्षा का सामना करना इस तरह से आसान हो सकता है। अब इस यात्रा में लेखक ने क्या महसूस किया कि लेखक के साथ अकेले नहीं थे, उनकी सहधर्मिणी थी, सहचारिणी थी, सौभाग्यवती थी, पत्नी थी, उसका नाम इंदु। इस शब्दों को भी ध्यान में रखिए, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? इंदु। तो इस तरह समुद्र में उठने वाला वो ज्वार भाटा, आपकी भाषा में भरती और ओहोटी, ये बड़ी सुंदर देखने लायक होती है। लेखक कहते हैं यह एक ऐसा समुद्र का किनारा था कि इस तरह से 1.5 किलोमीटर समुद्र का पानी अंदर जाता था ओहोटी के समय, और भर्ती के समय वो 1.5 किलोमीटर समुद्र के किनारे पर पानी आता था। इतना भर्ती ओहोटी का अंतर पहली बार लेखक ने इस तरह से अंडमान में देखा। तो इस तरह से ये जो लहरियां होती है समुद्र में उठने वाली, ये जो लाटाएं होती है, वह अटखेलियां करती है, बहुत बड़ी क्रीड़ा करती है। कभी समुद्र के किनारे गए तो समुद्र में लहरियां उठकर आती है, लाटाएं आती है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी आकर समुद्र के किनारे को टकराती है। पहली लाट या लहर होगी सबसे बड़ी होती है, फिर छोटी 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 वो बनती जाती है, और एक बड़ी लहर आने के बाद 21 बार छोटी 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 ऐसा रूप आता रहता है, और फिर 21 लहरियों के बाद पुनः 22वीं जो लहर आएगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी कि एक लहर 21 बार आती है, वो छोटा छोटा अपना संक्षिप्त रूप लेकर। कभी समुद्र के किनारे बैठकर इसका बारीकी से मुआयना कीजिए, हो सकता है मेरी संख्या गिनने में कोई कम ज्यादा हुआ होगा, तो मुझे आप वो निरीक्षण करके जरूर मुझे दुरुस्त कीजिएगा। तो यहां लाटाएं, लहरियां, अटखेलियां क्रीड़ा कर रही थी। यहां कई ऐसी अंडमान में जनजातियां, आदिवासी लोग रहते हैं। उनमें जारवा है, शैंपेन है, ओगे है, और इनमें जो जारवा जनजाति आदिवासी लोग हैं, वह आज भी अपने रहन सहन के मामले में हमारी आधुनिक दुनिया से कोसों मील दूर है। आज भी जाकर अंडमान में देखेंगे तो इनको रहने के लिए घर नहीं है, ये गुहा में रहते हैं या पेड़ों पर रहते हैं। शहरी पर्यटक को देखकर ये भयभीत होते, घबराते और पेड़ों में जाकर छिपते। कभी कभी अनजाने में ये शहरी लोग हम पर हमला करने के लिए आए, ये कहकर ये शहरी पर्यटकों पर हमला भी करते अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि देखिए आधुनिकता से वो कितने दूर है कि शहरी पर्यटक उनके जैसा 2 हाथ 2 पैरों वाला आदमी, उसे वो शत्रु समझते। इसलिए अंडमान में जाना है तो पुलिसी सुरक्षा में पर्यटन करना पड़ता है। तो ऐसे कई अनुभव इससे लेखक हमारे साथ साझा करते हैं, बांटते हैं। खैर, अंडमान में गए तो उन्हें लगा कई किलोमीटर दूर दूर मील तक एक लाइन में, एक पंक्ति में नारियल और सुपारी के पेड़ थे। एक लाइन में, जैसे कि कोई किसी स्कूल में बच्चे एक लाइन में अनुशासन में खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार बरसों से ये नारियल और सुपारी के पेड़ एक पंक्ति में खड़े
लेखक ने देखी। लेखक को लगा कि शायद ये बरसों से हमारे आने का इंतजार कर रहे थे, हमारे स्वागत के लिए हाथ जोड़कर शायद ये खड़े हैं। लेखक को बड़ी खुशी आई। उसके बाद उस अंडमान का एक अनोखा सौंदर्य, आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियां, पर्वत, डोंगर, और वह बर्फ की चद्दर लपेटे हुए, बर्फ की चद्दर लपेटे हुए। और कभी कभार उन पर सूरज का दर्शन होता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो ये बर्फीले पहाड़ नहीं है बल्कि इस चांदी जैसे वो चमक उठते हैं। और वहां कभी कभार ही सूरज का दर्शन होगा। तो इतनी सुंदर प्राकृतिक आभा, नैसर्गिक सौंदर्य देखकर लेखक का मन खुशियों से फूले नहीं समाता। लेखक खुशी के मारे झूम उठते हैं, उनका मन बड़ा आनंदित और प्रसादित होता है। लेकिन इस अंडमान का दूसरी एक याददाश्त अनुभव हमारे सामने वो रखते हैं। दोस्तों, अंडमान का नाम आते ही हमारी जुबान पर दूसरा एक नाम आए बिना नहीं रहेगा, और वह अंडमान से जुड़ा हुआ नाम है स्वातंत्र्यवीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हमारे इतिहास ने स्वातंत्र्य वीर की उपाधि से नवाजा। उन्हें स्वातंत्र्य वीर कहा गया और उन्हें अंग्रेज शासन ने आजादी के लिए उन्होंने जो कुछ कार्य किया, इसके लिए अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा। उस जेल का नाम सेल्युलर जेल था। इस सेल्युलर जेल में वीदा सावरकर को रखा गया और उन्होंने जो अंग्रेजों शासन के खिलाफ देशद्रोह का उन पर मुकदमा चला, अदालत ने उनको सजा सुनाई। ये इतिहास में ऐसा पहली बार है, एक ही उन्होंने गुनाह किया, देश को आजादी करवाने के लिए आंदोलन किया, अदालत ने उन्होंने आरोपी करार दिया और उन्हें इस तरह से एक ही गुनाह के लिए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास, गुनाह एक और एक गुनाह के लिए दो सजाएं, आजीवन कारावास। उसे ही काला पानी की सजा कहते हैं। एक आजीवन कारावास 25 वर्षों का होता है और उन्हें एक साथ दो का आजीवन कारावास जन्मठेप की सजा सुनाई गई, यानी कि 25 और 25 दोनों मिलाकर 50 वर्ष, 50 इयर्स एक साथ उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। और सेल्युलर जेल का वो कमरा ऐसा था कि 8 बाय 10 फीट का, ऊंचाई बहुत कम, एक झरोका था सिर्फ प्रकाश की, सूरज की किरणें आने के लिए। वहां कोई कैदी खड़ा भी नहीं रह सकता था और ऐसे जेल की सजा सावरकर ने काटी। देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है, उसी सेल्युलर जेल में उनके भाई को भी रखा गया था, गणेश दामोदर सावरकर। आवाज कम कीजिएगा, आपके माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। किसकी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, किसकी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, क्यों आवाज सुनाई दे रही है? कौन है वो? कौन है? देखिए, आप बातें करते रहेंगे तो मेरी बात नहीं समझ सकोगे, क्योंकि किसने म्यूट नहीं किया वो सारा लेखा जोखा मेरे लाइव लैपटॉप पर आता है। चिंता मत कीजिए।
समय आपका बर्बाद होगा। 45 मिनटों में मुझे पाठ पूरा करना है, क्योंकि समय नहीं। अभी 16 तारीख से SYBA शुरू हो रहा है, उसके बाद TY, उसके बाद आपका FYBA शुरू होगा। तो एक मुश्त एक साथ 50 वर्ष की काला पानी की सजा, ये इतिहास में एक अनोखी मिसाल है, आदर्श है, क्योंकि इसके पहले किसी भी व्यक्ति को दोहरे कारावास की सजा नहीं सुनाई गई थी, काला पानी की सजा सुनाई नहीं गई थी। उनके साथ सेल्युलर जेल में पड़ोसी कमरे में उनके भाई को भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन भाई का नाम गणेश दामोदर सावरकर। लेकिन स्वतंत्रवीर सावरकर को इस बात का पता भी नहीं था कि मेरे पड़ोसी कमरे में मेरे भाई को भी सजा सुनाई गई। तो ये काला पानी की सजा, कि जहां से उठना बैठना भी खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन इस तरह से अपने देश सेवा के लिए, देश के प्रति ईमानदारी के लिए जो समर्पण स्वतंत्रवीर सावरकर ने दिखाया, वो इतिहास में एक बहुत बड़ा आदर्श है। क्योंकि इस देश को आजाद करवाने के लिए वीरा सावरकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, दादू गेनू, शिरीष कुमार, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, कि जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए, इस देश को गुलामगिरी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। सावरकर को तो सिर्फ 50 वर्षों की सजा हुई, बाद में उन्हें मुक्त भी करवाया गया, लेकिन वो भगत सिंह, वो राजगुरु, वो सुखदेव, अशफाक उल्लाह, कि जिन्हें फांसी पर चढ़ाते समय उन अंग्रेजों ने कुछ भी परवाह नहीं की। तो ऐसे जो सच्चे देशभक्त थे, कि जिन्होंने इस तरह से हमें गुलामगिरी से आजाद करवाया, हमें स्वतंत्रता दिलवाई, उनके प्रति निश्चित ही हमें नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद लेखक को सावरकर की याद आए बिना रहा नहीं गया, क्योंकि वहां जिस होटल में वे ठहरे थे उससे कुछ ही दूरी पर यह सेल्युलर जेल था, और उस सेल्युलर जेल जब लेखक ने देखा तो उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, वे रोमांचित हो उठे। वो एक कमरा देखा कि जिस कमरे में खड़ा रहना भी मुश्किल था, और आदमी कितने दिन कितने घंटे सोया रहेगा, बैठा रहेगा, प्रकाश की किरणें आना मुश्किल था, सीलन थी बड़ी, इस तरह से एक ऐसा वो कमरा था कि जहां हवा भी नहीं थी। और लेखक कहते हैं वहां भी सावरकर कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार, अंग्रेज अधिकारी उनको लिखने के लिए ना कागज देते थे, ना कोई कलम पेन देते थे, तो वो दीवार पर लिखते थे, कोयले से लिखते, कीला जो होता है कीले से दीवार पर खरोच खरोच कर लिखते, कोयले से, लोहे से या कीलों से वे अपने मन के भावों को लिखते थे। उनके जो अनुभव थे देश के प्रति, उनकी जो भावनाएं थी, वे इस तरह से, देखिए हमारे पास कागज है, कलम है, लेकिन आज हम लिखते नहीं। और सावरकर ने कोयले से लिखा, कीले से लिखा, लोहे से लिखा, जेल की दीवारों पर लिखा। तो यह एक ऐसा सपूत, भारत माता का सपूत, जिसको हमें याद करना ही पड़ेगा, और जिनके प्रति हम नतमस्तक हुए बिना इस तरह से हम देश के वासी होने का हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता। तो यह है ऐसा अंडमान, कि जिस अंडमान के साथ, जिस सेल्युलर जेल के साथ स्वतंत्रवीर वीरा सावरकर की यादें जुड़ी थी, और जो से अंडमान काला पानी की सजा के लिए इतिहास में बड़ा कुप्रसिद्ध रहा। वहां पर आजकल भारत सरकार ने लाइट और साउंड का कार्यक्रम आयोजित किया है। लाइट और साउंड के कार्यक्रम के माध्यम से वीरा सावरकर का जो जीवन पट है
वो दिखाने की कोशिश की जाती है। और वह प्रकाश की रात के अंधेरे में प्रकाश की वह किरणों के माध्यम से जो चित्र दिखाए जाते, वो आजादी का नायक, उसने जो संघर्ष किया, क्रूर यातनाएं झेली, उन्होंने जो बलिदान किया, उसकी याद आए बिना नहीं रहती। उस जेलियर सेल के पड़ोस में ही एक वीर सावरकर पार्क बनाया गया, एक संग्रहालय बनाया गया, एक थिएटर बनाया गया, और उस हमारी आजादी की संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसकी यातना की हजारों कहानियां उस सेल्यूलर जेल, उस अंडमान के साथ जुड़ी हुई है। अंडमान के बाद लेखक दूसरी यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि यह 572 बेटों का समूह था। हैवलॉक नाम का एक ऐसा बंदर था, एक ऐसा बेट था जो पोर्ट ब्लेयर से नजदीक था, 28 किलोमीटर दूरी पर। यहां अंग्रेजी अधिकारी ने इस बेट को बसाया था। हैवलॉक नाम का अधिकारी था, और उसके ही नाम पर आधारित इस बेट का नाम हैवलॉक रखा गया। लेखक कहते हैं कि जिस ब्रिटिश अधिकारी ने यह बेट निर्माण किया, उसे बसाया, उसकी सुंदरता के बारे में क्या कहा जाए। उसे देखते ही एक अद्भुत चमत्कार, एक अविश्वसनीय ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य इस हैवलॉक बेट पर भी लेखक को देखने को मिला। देश की ही नहीं, दुनिया के पर्यटक सैलानी यहां हैवलॉक बेट पर आना चाहते हैं, क्योंकि यहां समुद्री हवा का एक अलग सुख देखने को मिला, एक ताजगी भरी हवा, एक रोमांचित करने वाली वो समुद्र की खारे पानी की हवा कई सैलानियों को, कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रही। 2004 साल में जो एक सुनामी की लहर आई थी, यह हैवलॉक बंदर को बहुत नुकसान देकर चली गई। और यही हैवलॉक बेट था कि जिसका मैंने अभी भी शुरुआत में जिक्र किया कि 1.5 किलोमीटर पानी भर्ती ओहोटी के समय समुद्र में अंदर जाता था, तो भर्ती के समय 1.5 किलोमीटर पानी यह समुद्र किनारे पर आता था। इतनी भर्ती ओहोटी का फासला, पहला यह समुद्र का किनारा था जहां लेखक ने देखा। तो यहां की जो रेत थी वो शीशे के समान साफ थी, वहां की जो बालू थी, वहां की रेत थी, वो चांदी से भी अधिक चमकती थी। आसपास ऐसी कई वनस्पतियां थी, पेड़ फूल पत्ते थे कि लेखक ने अन्यत्र कहीं कभी नहीं देखा था। वह वनस्पतियां, वह जड़ी बूटियां, वहां के पेड़ इस तरह से पर्यावरण को धवल और स्वच्छ रखने में इस तरह से मददगार होते थे। ये पेड़ इस तरह से वहां की सुंदरता और आकर्षकता में और चार चांद लगाते थे। इस कारण लेखक कहते हैं कि अंडमान में आए तो हैवलॉक बेट को जरूर देखिएगा। वहां प्राकृतिक शोभा, निसर्ग का सौंदर्य बड़ा सुंदर, अद्भुत और अविश्वसनीय है। यहां आप जरूर भेंट कीजिएगा। हैवलॉक बेट के बाद लेखक क्रूज में बैठकर पोर्ट ब्लेयर से दूर मैक्रूज इस भूमि पर जाते हैं, इस बेट पर जाते हैं। यहां पहली बार लेखक ने उस जहाज के डेक पर चढ़कर वहां के दृश्य का मुआयना किया, तो लेखक को लगा कि यह भी एक अलौकिक सौंदर्य का नजारा है, क्योंकि उस जहाज पर संगीत बजाया जा रहा था, और लेखक को लगा उस संगीत की सुर पर, संगीत के ताल पर वहां की पेड़ फूल पत्ते नाच रहे हैं, क्योंकि वहां ढेर सारे नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़ एक लाइन में, एक कतार में खड़े हैं।
अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य। लेखक ने कहते हैं कि एशिया का सुंदरतम बीच अगर कोई है तो वह है मैक्रूज। सुंदरतम बीच हम गोवा के बीच देखते हैं, कोंकण के बीच देखते हैं, केरला के बीच देखते हैं, लेकिन लेखक का दावा है कि एशिया का सुंदरतम बीच अगर कोई है तो वो मैक्रूज है, क्योंकि उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखक का मन मयूर नाचने लगता है। लेखक का मन रूपी मोर यहां नाचने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक को वहां जाने के बाद क्या सुबह, क्या दोपहर और क्या संध्या कब आई और कब गई पता ही नहीं चला, क्योंकि सवेरे सवेरे सूरज का दर्शन होता है। दोपहर के समय सूरज मध्य पर हमारे सर पर आता है, लेकिन वहां सूरज का दर्शन होना मुश्किल। सुबह भी दोपहर के जैसे और दोपहर भी सांझ के जैसे, और जब रात का अंधेरा होने लगता है, सांझ का समय होता है, सूरज डूबने पर उतारू हो जाता है, और वही एक क्षण होता है कि जहां मैक्रूज बेट पर अगर आपने डूबते हुए सूरज को देखा, उस सूर्यास्त को देखा, तो बस आपका मन और अधिक आनंदित हो उठेगा। और सूरज डूबने के बाद जब धीरे धीरे चांद उग कर आता है, तो उन चंद्र किरणों से, उस चांद की किरणों से आवर्तित और परावर्तित होने वाली उस किरणों से उस तट पर जो रेत है, बालू है, और भी अधिक चमक उठती। उसका सौंदर्य कुछ अनोखा ही। दिन में देखा तो वह बालू रेत अलग प्रकार की, और रात के चंद्र के किरणों में देखा तो वो समुद्र तट की जो बालू है, रेत है, वह और भी सुशोभित होकर उठती थी। यह एक ऐसा अनोखा अनुभव लेखक चांद की रात में वहां देखते हैं। वहां ऐसे कई छायादार पेड़, ऐसी कई वनस्पतियां, औषधि पौधे, जड़ी बूटियां देखकर लेखक की यात्रा बिल्कुल यादगार बन गई। और इस तरह से यहां लेखक को लगता है कि वह हैवलॉक का सौंदर्य, वो मैक्रूज का सौंदर्य, वो पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान का खूबसूरत नजारा देखकर लेखक को लगता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। और इसी कारण दोस्तों, मनुष्य का जन्म मिला है, हम नंगे आए हैं, नंगे जाना है। हमने कितने पैसे कमाया, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, बेंगलो है, कार है, ये मरने के बाद नहीं देखा जाएगा। तो हो सके तो जीवन में खूब घूमो फिरो, पर्यटन करो, क्योंकि इस दुनिया में इतना अलौकिक ऐसी भौगोलिक विविधता है, ऐसे सुंदर दृश्य है, और आप जितना अधिक देखेंगे आप विचारों से उतने अधिक परिपक्व बनते जाओगे। और ये निसर्ग कितना अद्भुत है, उसकी शोभा, उसका सौंदर्य मनुष्य को नतमस्तक हुए बिना नहीं छोड़ता। और इसी कारण लेखक को लगा कि इस तरह से उसके खूबसूरत नजारे को मैं कहीं सपने में तो नहीं देख रहा हूं। हावड़ा के बाद अंतिम स्थल है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड भी एक ऐसा बेट है कि यहां गाइड कहता है लेखक को, डैनियल रॉस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। इस डैनियल रॉस ने इस आइलैंड को बनाया, इसका निर्माण किया, और उसके नाम पर आधारित इस बेट का नाम रॉस आइलैंड रखा गया। आइलैंड का अर्थ है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा कि जिसके चारों ओर इस तरह समुद्र का पानी होता है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसे आइलैंड कहते हैं। और डेनियल रॉस ने इस तरह से यह बेट बनाया, बसाया, और उसके ही नाम पर आधारित इसका नाम रॉस आइलैंड रखा गया।
1942 के युद्ध में जापान ने हमला किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों से ये बेट अपने अधिकार में लिया, उस पर कब्जा किया और इसे अंडमान राज्य की राजधानी बनाया। इसकी आबादी केवल 500 थी जनसंख्या, और 500 आबादी वाला ये रॉस आइलैंड इस तरह से अंडमान की उस स्वर्णिम अतीत की याद दिलाता है। ऐसा लगता है मानो वो है कोई खंडहर है, चारों ओर समुद्र के पानी से घिरा हुआ है और बीच में बसा हुआ यह रॉस आइलैंड अंडमान इस प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय बना। अंग्रेजों ने भी उसे बनाया और इस तरह से यहां पर अंग्रेजों ने इतनी सुंदर सुंदर वास्तुएं बनाई और ब्रिटिश वास्तुशिल्प के लिए रॉस आइलैंड यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा स्थल बना हुआ है। यहां एक सबसे बड़ी बात है, रॉस आइलैंड में बरगद के बहुत अधिक पेड़ हैं। जब अंग्रेजों ने इसे बनाया बसाया तब इसकी शोभा अद्वितीय थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार का इसकी ओर वो बेखबर रहे और उस बेखबरी के कारण इस तरह से सरकार का उस ओर उतना ध्यान नहीं रहा और आजकल वहां इतने पेड़ बने हुए हैं कि कहीं इस तरह से इसकी शोभा वो खोते जा रहा है। और इसी कारण अब इस की शोभा को बचाना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। और फिर आते आते आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। आवाज चला गया, एक मिनट। माइक बंद हो गया, एक मिनट। आ रही है अभी आवाज? हेलो, आवाज पहुंच रही है? अभी आ रही क्या आवाज? हेलो, अब पहुंच रही आवाज? हेलो, अब पहुंच रही आवाज? हेलो, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है अभी? आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो, पहुंच रही आवाज अभी? हेलो, असावरी, असावरी, हेलो, हेलो, सत्य विजय, अब आवाज पहुंचती है क्या?